वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 इस विषय का ब्लॉक 3 यानी कि खंड 3 शुरू कर रहा हूँ। वैदिक काल और संस्कृतियों में परिवर्तन, यह इस ब्लॉक का, इस खंड का जो है टॉपिक है। इस ब्लॉक में टोटल 5 यूनिट्स है, तो यूनिट्स 8 से लेकर के 12 तक हम जो है इसे जो भी चैप्टर्स हैं उसे कंप्लीट करेंगे। तो आज के इस यूनिट में हम वैदिक पीरियड 1 डिस्कस करेंगे। यह अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में यह पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। तो जो शुरुआती चरण था वैदिक काल का, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी तक हमने यह देखा कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह अपने चरमोत्कर्ष पे थी। उसके बाद उसका जो है लास्ट फेज शुरू हुआ, वह अपने पतन की ओर बढ़ती चली गई। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लगभग 100 सालों से जो भी हमें फाइंडिंग्स प्राप्त हुआ है, जो भी हमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स में हड़प्पा सभ्यता के प्राप्त हुए हैं, उस पे जो है रिसर्च चल रही है। पहले जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वह यह देखने की कोशिश करते थे साक्ष्यों के आधार पर कि यह सभ्यता नष्ट कैसे हुई, परंतु कोई ठोस सबूत नहीं प्राप्त हो सका। ऐसे कोई आर्कियोलॉजिकल प्रूफ्स जो हो कि ऐसा पता चले कि हाँ, यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से यह जो सभ्यता है नष्ट हुई। हमने यह भी देखा कि कई थ्योरीज इसके पीछे हैं कि शायद ये कारण रहे होंगे इस सभ्यता को नष्ट होने का, परंतु किसी एक पॉइंट पर स्टिक नहीं हो पाए लोग जो आर्कियोलॉजिस्ट थे और हिस्टोरियन थे। तो अब बेसिकली इस पे फोकस किया जाता है कि जो सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है उसके ऊपर फोकस किया जाता है। इसके बाद का जो चरण आता है वह है वैदिक काल। अगर हम भारतीय इतिहास के, प्राचीन इतिहास की बात करें, तो हड़प्पा सभ्यता के बाद का जो समय है, हम देखते हैं कि फिर जो है वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति की बात होती है, वैदिक काल की बात होती है। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो है वैदिक पीरियड के बारे में ही है। इस सेशन के बाद यह चैप्टर बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल हो जाएगा, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जो भी इग्नू के परीक्षा की दृष्टि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आप जो है आंसर्स लिख पाएंगे। तो शुरू करने से पहले मैं ये जानकारी देना चाहूँगा कि जो मेंटरशिप बैच है यह इग्नू के स्टूडेंट्स के लिए है। इग्नू के स्टूडेंट्स जो है गेस्ट पेपर और सॉल्व असाइनमेंट्स जो है पर ईयर परचेज करते हैं। टोटल जो है 600 रुपीज़ हर साल जो है पे करते हैं। 600 से ज़्यादा ही अगर गेस्ट पेपर और सॉल्व असाइनमेंट्स जो है अगर वे मार्केट से परचेज करते हैं। तो ये मेंटरशिप प्रोग्राम जो है इसी पर्पज से चलाया गया है कि मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट दिया जा सके। टोटल 999 रुपये पे करने हैं और 3 साल तक के लिए आपको सॉल्व असाइनमेंट्स, सॉल्व गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ ही आपके जो सब्जेक्ट्स हैं उनके रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ लेक्चर्स में है यूट्यूब पे मैं अपलोड करूँगा, कुछ जो है टीचमेंट ऐप पर अवेलेबल होंगे। साथ ही आपको जो है चैप्टर वाइज क्लास नोट्स प्रोवाइड करूँगा ताकि जो भी वीडियो क्लासेस हैं उनके नोट्स आप उसी समय पढ़ेंगे। इसके साथ ही आपको एक हेल्पलाइन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें इग्नू से संबंधित किसी भी समस्या के लिए आप कांटेक्ट कर पाएंगे। आपको जो है हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही अगर कुछ ऐसा इशू है तो आपके बिहाफ पे हमारे इंस्टीट्यूट से जो है रीजनल सेंटर्स इग्नू के, उन्हें कांटेक्ट किया जाएगा ताकि जो प्रॉब्लम्स है उसे सॉर्ट आउट किया जा सके। ठीक है, आप जो है मुझसे कनेक्टेड रहेंगे। और इसके साथ ही एकलव्य IAS फाउंडेशन बैच में जो है जुड़ने का मौका है हर मेंटरशिप प्रोग्राम में जो भी स्टूडेंट्स आते हैं। अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप समझे तो 333 यानी 333 रुपये के आसपास ये पर ईयर आपको पड़ेगा और इसमें यह वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो है आप BA की डिग्री के दौरान जो है आपको किसी भी चीज़ के लिए
टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप जो है इस बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें जो है व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पे। इंट्रोडक्शन, जैसे कि वैदिक जो पीरियड है, वैदिक पीरियड से पहले जो भी सभ्यताएँ थी, उनका कोई भी हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है। हालाँकि अपवाद के तौर पर हड़प्पा जो संस्कृति है, हड़प्पा सिविलाइज़ेशन है, इंडस वैली सिविलाइज़ेशन, ये सभी एक ही नाम है। तो इनके हमें टेक्स्ट प्राप्त हुए हैं, लेकिन इन्हें डिकोड नहीं किया जा सका है, ठीक है? उससे पहले अगर हम जाते हैं जो पूरा पाषाण काल है, ठीक है? पाषाण काल में तो वहाँ के हमें कोई भी जो है लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुए हैं। हाँ, जो आर्कियोलॉजिकल चीज़ें हैं हमें जो है वो हमें प्राप्त हुई हैं। तो अब यह जो समय चल रहा है वैदिक काल का, इस ये हम कह सकते हैं कि यह पहली ऐसी संस्कृति संस्कृति है जिसके हमें जो है प्लेंटी ऑफ जो है साहित्य प्राप्त, जो लिखित साक्ष्य हमें जो है प्राप्त है। और जब हम बात करते हैं लिखित साक्ष्य की, तो मेनली यहाँ पे हमारे पास जो है जो रिलीजियस टेक्स्ट्स हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे वेदास हो गए और भी कई सारे धार्मिक ग्रंथ हैं, ये हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली 2000 से 1000 ईसा पूर्व की अवधि के समय जो है हम देखते हैं कि भारत देश में अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न चरणों में जो समुदाय थे, उनमें जो अलग-अलग संस्कृतियाँ पनप रही थी। और ये सभी की सभी जो संस्कृतियाँ थी वह बेसिकली कृषि से संबंधित थी और देहाती संस्कृतियाँ थी। जबकि इससे पहले की जो संस्कृति थी, जो पुरानी संस्कृति थी हड़प्पा, यह शहरी संस्कृति थी, ठीक है? अब देखिए जो वैदिक काल के जो प्रमुख स्रोत हैं उनके थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया जाए। मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको याद होगा कि फर्स्ट चैप्टर में हमने जो है यह देखा था कि जो हिस्ट्री है, जब हिस्ट्री लिखी जाती है या जब हिस्ट्री की बात होती है, प्राचीन हिस्ट्री की, तो वह साक्ष्यों पर आधारित होती है। तो हमने ये देखा था फर्स्ट चैप्टर में कि कौन-कौन से ऐसे साक्ष्य हैं जिनके आधार पर हिस्ट्री जो है लिखी जाती है। तो सेम वही क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं कि जो है धार्मिक संरचना कैसी थी इस समाज की, जो वैदिक समाज है, और इनकी सामाजिक संरचना कैसी थी, धार्मिक विश्वास कैसा था और अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी। तो सबसे पहले तो यह अर्थव्यवस्था जो है कृषि के इर्द-गिर्द थी। यहाँ पे जौ, चावल और बाजरा जैसी फसलें का उल्लेख मिलता है, जैसे कि बेरली, राइस एंड मिलेट। और पशुपालन किया जाता था, अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग था। व्यापार जो है पड़ोसी देशों से किया जाता था। इसके भी बहुत सारे हमें जो है क्लू मिले हैं। तो दरअसल कपड़ा, धातु और मसालों जैसी वस्तुओं का व्यापार करते थे। इसके साथ ही जो है तांबे और कांसे सहित जो है धातु कर्म की हम जानकारी थी ऋग्वैदिक लोगों को। विनिमय, वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसे अंग्रेजी में बार्टर सिस्टम कहते हैं, यह भी जो है इस तरह की एक अर्थव्यवस्था होती है जिसमें हम एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु का एक्सचेंज करते हैं। जैसे कि किसी के पास जो है कुर्सियाँ हैं, ठीक है? अब उसे ज़रूरत है 1 किलो अनाज की, मतलब 1 बोरी गेहूँ की। तो उसने यह कैलकुलेशन किया कि हाँ 10 कुर्सियाँ जो है उसका कॉस्ट और 1 बोरी गेहूँ की जो कीमत है वह बराबर है। तो 10 कुर्सियाँ उसको दे दिया जाएगा, 1 बोरी ले लिया जाएगा। तो इस तरह का जो सिस्टम था, एक्सचेंज जो वस्तुओं का जो है ना एक्सचेंज किया जाता था। तो यह इस तरह की जो है विनिमय प्रणाली उस समय चलती थी इस वैदिक काल में। यह समाज आत्मनिर्भर था, ठीक है, जिसे सेल्फ सफिशिएंट कहते हैं। और हमने ये देखा कि कृषि, पशुचारण और मौखिक परंपरा का मतलब है कि जो है कहानियाँ वगैरह हैं, तो ये जो है एक मौखिक परंपरा के रूप में आगे बढ़ रही थी, ठीक है। बाद में इन्हें जो है संकलन किया गया। और वैदिक जो अर्ली वैदिक समाज था, यह जो है अर्ध घुमंतु जीवन शैली में रहते थे। तो इन विशेषताओं ने सामूहिक रूप से प्रारंभिक वैदिक समाज को आकार दिया। इनकी संरचना जो है, सामाजिक संरचना, अर्थव्यवस्था और धार्मिक प्रथाओं और जीवन शैली को भी प्रभावित किया।
इसके साथ ही जो प्रारंभिक वैदिक लोगों का जो धर्म था वह शुरुआत में तो आध्यात्मिक और लौकिक मान्यताओं में निहित था। उनकी सोच हुआ करती थी इस तरह से, लेकिन वो बाद में जो धर्म की व्याख्या है, ऐसे पता चलता है वैदिक साहित्य से कि धर्म का मतलब होता है कि कर्तव्य या धार्मिकता, कि आप अपनी ड्यूटी किस प्रकार से निभा रहे हैं, क्या आप राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसी को धर्म बोला जाता है। तो इस अवधारणा को जो है विकसित किया गया। और हालांकि हम देखते हैं कि जो वैदिक समाज है वह बहुदेववाद, मतलब कई सारे देवता हैं, प्रकृति की पूजा की जाती है, यज्ञ अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं, ठीक है। और उन्हें जो है पूर्व जन्मों में भी ऐसी इस प्रकार की चीज़ों में उन्हें विश्वास था। तो ये हम देखते हैं कि वैदिक जो समाज था उन्हें पूर्व जन्मों में विश्वास था। अब एक थ्योरी है आर्यन इन्वेजन थ्योरी। मैं इसे एक सिंपल शब्दों में समझा दूं पहले, कि जो अंग्रेज जब यहाँ पे थे, ठीक है, उस समय उन्होंने यह थ्योरी दिया था, मैक्स मुलर की ये गणना है कि उन्होंने बोला था कि जो साउथ इंडिया है और वो जो नॉर्थ इंडिया है ये बिल्कुल अलग नज़र आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला था कि जो बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया में लोग बसे हुए हैं ये जो है आर्य थे, और ये आर्य जो है यहाँ के निवासी नहीं है, ये बाहर से आए थे। इन्होंने यहाँ पे आक्रमण किया और जो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग पहले रह रहे थे उनको हरा दिया, और वही हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग हैं वह पलायन करके जो है साउथ इंडिया में गए, उन्हें द्रविड़ियन कहते थे, कहा गया, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि ये जो नॉर्थ इंडियंस है ये बेसिकली आर्य है। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च हुए, काफ़ी जो है डिबेट्स वगैरह हुआ, और बाद में अब भी जो है इस पे बहस जारी है। लेकिन कुछ फाइंडिंग्स से ये समझ में आया है कि जो आर्य इन्वेजन थ्योरी है इसको सपोर्ट करने के लिए कोई भी साक्ष्य प्रॉपर रूप से अवेलेबल नहीं है। ये अच्छा आनुवांशिक अध्ययन हुए, ये मैंने नया इसमें ऐड किया है, बुक में नहीं था क्योंकि बुक तो थोड़ा पुराना है, उसके बाद ये आनुवांशिक अध्ययन हुआ था। तो भारतीयों की आबादी के बीच यह देखा गया है कि जो जीन जो है जेनेटिक जो कंटिन्यूटी है वो उसमें निरंतरता दिखाई देती है, ठीक है। जेनेटिक सीक्वेंस में निरंतरता दिखाई देती है, चाहे वो नॉर्थ इंडियन हो चाहे वो साउथ इंडियन हो। तो ये जो बांटने की जो थ्योरी थी यह जो है बिल्कुल ये सिरे से नकार दी गई है। लेकिन बुक में जो है 3 पॉइंट दिए गए हैं, ये हमारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर है कि जो प्रारंभिक में विद्वानों का ये विश्वास था कि इंडो आर्य हड़प्पा सब इंडो जो आर्य थे, इंडो आर्य यही हड़प्पा के पतन का कारण थे। वो कहते थे कि शायद इंडो आर्य आए, इन्वेजन किए, युद्ध किए और यहाँ के लोगों को हरा दिए, जो सब हड़प्पा सभ्यता के, और फिर ये सभ्यता जो है नष्ट हो गई और यहाँ के लोग जो है साउथ इंडिया में चले गए, और बाकी ये आर्य जो है इन्होंने जो है वैदिक कल्चर यहाँ पे डाला। तो इस तरह से, लेकिन इस चीज़ की प्रॉपर तरीके से पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि जो इंद्र है, इंद्र को पुरंदर बोला गया है। पुरंदर का मतलब होता है कि किलों को नष्ट करने वाला जो है, ठीक है, किलों को नष्ट करने वाला, नगरों शहरों का सर्वनाश करने वाला जो भी कमांडर था इस पूरी सेना का, आर्यों की, और इसने जो है हड़प्पा के किले नष्ट किए। लेकिन इस तरह की कोई पुष्टि नहीं प्राप्त हुई है कि कोई बहुत बड़ी वार फेर हुआ हो, ठीक है, इसके साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इसके अलावा चित्रित धूसर मृद भांड यानी PGW, दरअसल जो मिट्टी के बर्तन होते थे, मिट्टी के बर्तनों को जो है संस्कृति एक सांस्कृतिक पहचान रखते हैं। मिट्टी के बर्तन, वो किस रंग की मिट्टी के बर्तन है, काले हैं, लाल हैं, ठीक है, उन पे चित्र बने हैं कि नहीं है। तो ये एक तरह से एक किसी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, मतलब एक संस्कृति से जो प्रचलित थी। तो जो भी बर्तन हमें प्राप्त होते हैं मिट्टी के बर्तन, उसको उस संस्कृति से जोड़ा जाता है। तो चित्रित धूसर मृद भांड को जो है आर्यों से जोड़ा गया। लेकिन अब यह देखा गया कि यह जो आर्य जिस मार्ग से आए, जैसे बताते हैं कि भारत में जो आर्य जो है वो इस मार्ग से आए होंगे, तो उन मार्गों में ये कल्चर नहीं मिलता है, ये संस्कृति जो है चित्रित धूसर मृद भांड की संस्कृति नहीं मिलती है।
ये बल्कि अंदर आने पे, भारत के अंदर आने पे ये संस्कृति मिलती है। तो इसलिए भी इस पॉइंट को नकार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट ये है कि यह में इसमें ये देखा गया कि जो आर्यों के आने का जो आगमन का समय बताया जाता है, जो हड़प्पा सभ्यता जब नष्ट हुई और आर्य जब आए, जैसा जो बताया जाता है, तो इसमें जो है काफ़ी समय अंतराल है, गैप है। दोनों आर्य और हड़प्पा, ये दोनों शब्द जो है इस में मतलब सिमिलरिटी नहीं, मतलब एक ही समय में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, बेसिकली आप ये समझिए, ठीक है। तो इसलिए इस धारणा को भी जो है नकार दिया गया है, यानी कि आक्रमण की अवधारणा को भी खुदाइयों के आधार पर सिद्ध नहीं किया जा सका है, और वैसे भी दोनों समय में काफ़ी अंतराल था। तो बेसिकली अभी यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के से संबंधित। पहला यह है कि पुरातात्विक स्रोतों के आलोक में, यानी कि इसके जो हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उससे यह पता चलता है कि आर्यों की जो परिवास की धारणा जो थी यह गलत है। इसको स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि इसके सपोर्ट में इतने साक्ष्य में प्राप्त नहीं हुए हैं। प्रारंभिक वैदिक अर्थव्यवस्था जो है मुख्यतः पशुचारण और गाय धन को सबसे महत्वपूर्ण रूप थी। मतलब जो कृषि और पशुचारण में जो है उसमें गाय मेन थी, तो इसी के आसपास जो है अर्थव्यवस्था चलती थी। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक वैदिक समाज जो है आदिवासी और मूलतः समतावादी था, ठीक है। ये जो वैदिक समाज है उसमें जो है थोड़ी सी जो है प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक लोग रहते थे। समाज जो है समानता पर टिका हुआ था। कबीले और रिश्तेदारों के रिश्ते का समाज के आधार पर बने परिवार बुनियादी सामाजिक इकाई था। जो रिश्ते थे और कबीले थे, वह जो रिश्तों का एक समाज था, और जो परिवार जो बनता था, यानी परिवार को सामाजिक की बुनियादी इकाई, यानी पहली इकाई माना जाता था। परिवार को उस समाज की एक इकाई के रूप में देखा जाता था। अच्छा, ये देखा गया है कि प्रारंभिक वैदिक में जो राजनीति थी, ठीक है, जैसे कि आदिवासी जो था वह मुखिया का जो मुखिया होता था उसको राजन कहते थे। यहाँ पे हमें पुजारी और पुरोहित भी हमें प्राप्त होते हैं कि जो है जो मेन लीडर था उसको जो है एक पुजारी जो है या पुरोहित जो है कुछ जो है किस प्रकार से कोई कार्य करना है, दिशा ठीक है कि नहीं है, इस तरह की चीज़ें जो है पुरोहित करते थे, और कर्मकांड वगैरह पुरोहित करते। तो पुरोहितों के पास भी जो है महत्वपूर्ण पद थे, क्योंकि वो जो है राजा को जो है राजन को उस समय राजा बोला जाता था। हालांकि ये बाद के समय में जो चक्रवर्ती राजा थे और ये लाव लश्कर वाले जो राजा थे, वैसे राजा उस समय नहीं होते थे। वो जो मुखिया होते थे जो कबीले के, और उनकी जो पदवी होती थी कि सबसे बड़े यही हैं, तो उन्हीं को राजन बोला जाता था, ठीक है। उनके साथ जो है देखा गया कि पुरोहित हुआ करते थे। आदिवासी सभाओं में जो है सभा और समितियां वहाँ पे देखी गई कि लोग जो है डिस्कशंस करते थे, सभा होती थी, समिति होती थी। तो इस तरह का जो है राजनीतिक स्ट्रक्चर था। हालांकि जो प्रारंभिक व्यवस्था, वैदिक व्यवस्था में ये कोई प्रॉपर तरीके से राजनीतिक पदानुक्रम नहीं था, ठीक है। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि जो राजनीति थी वो पूरी तरह से समतावादी थी। थोड़ा सा जो है स्ट्रेटिफिकेशन रहा होगा, पॉलिटिकल हायरार्की जो है रही होगी। इसके बाद जो है वैदिक प्रारंभिक लोगों में जो है प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया। जैसे हवा को जो है उन्हें वरुण देवता, पानी यानी को भी, जल देवता को भी यानी वरुण देवता में को माना गया। बारिश वही कराते थे, ठीक है। इस तरह से जो है देवताओं के रूप में प्रकृति को पूजा गया, ठीक है। जैसे तुलसी होगी, तुलसी हम जानते हैं एक पौधा है, लेकिन हिंदू धर्म में तुलसी को जो है उन्हें देवी के रूप में भी पूजा जाता है, तुलसी की पूजा भी की जाती है। तो ये जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, इनको जो है मानवीकरण करके जो है इनके जो है पूजा अर्चना की जाती है। तो वे ईश्वर की पूजा किसी भी अमूर्त दार्शनिक अवधारणा के माध्यम से नहीं, बल्कि भौतिक लाभ के लिए करते थे। तो ये एक पॉइंट है। वैदिक धर्म में बलि और यज्ञों का महत्व बढ़ रहा था। ये आपकी पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिए गए हैं, और ये अब मोर देन एनफ है। इन सभी पॉइंट्स को लेकर के आप एक अच्छा आंसर्स लिख सकते हैं। यह चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। अगर किसी भी लर्नर को जो कि जॉब में है या गवर्नमेंट सर्विस में है, उनके पास समय नहीं है, असाइनमेंट्स नहीं लिख सकते हैं, तो रेडीमेड असाइनमेंट्स अवेलेबल है। अगर आप रेडीमेड्स असाइनमेंट्स के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं तो फ्री होम डिलीवरी अवेलेबल है।
और जो भी असाइनमेंट्स आप फिजिकल जो रेडीमेड असाइनमेंट्स हार्ड कॉपी हमसे परचेज करेंगे तो आपको जो गेस्ट पेपर है वह फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। ये कुछ प्रश्न है, ठीक है, जो कि आप इस क्लास के बाद जो है मैं समझता हूँ अच्छे से दे पाएंगे। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।